अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। बहुत अहम खबरें। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज एक बाकायदा तमाशा लगा, निज़ाम इंसाफ कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, किस तरह से धमकी दी गई सामने खड़ी एक वकील को, एक खातून वकील को, वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अली अमीन गड्ढापुर के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ जो मालूमात मिल रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि अली अमीन गड्ढापुर वाक़तन सिर्फ साइड ही तब्दील नहीं कर चुके, बल्कि अली अमीन गड्ढापुर शायद किसी और ही प्रोजेक्ट के ऊपर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसराइल ने एक बयान दिया, पाकिस्तान का उसमें जिक्र किया गया, पाकिस्तान के लिए इसमें से कितना लेसन है, पाकिस्तान के लिए इसमें से कितना सीखने को सबक है, ये बहुत अहम तरीन चीज़ है जो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमाद मज़ारी जो महरंग बलोच वाला एक केस था उसके हवाले से सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, जिनको बाकायदा इंपोर्ट करके यहाँ लाया गया और किस तरीक़ाकार के तहत लाया गया, कौन से उसूल फॉलो करके लाया गया, वो मैं और आप हम सब जानते हैं। उनके सामने एक केस लगा हुआ था। ईमान मज़ारी साहिबा मौजूद थी। केस की हेयरिंग के दौरान ईमान मज़ारी साहिबा जब रोस्ट्रूम पर थी तो हादी अली चट्टा, जो ईमान मज़ारी के हस्बैंड भी हैं और लॉयर भी हैं, उनके फेलो लॉयर भी हैं, उनको बुलाया गया। लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं अदालतों के अंदर। उनको रोस्ट्रूम पे बुलाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जानिब से, और उनको बुलाकर कहा गया कि समझा लें इनको समझा लें, अगर मैंने किसी दिन पकड़ लिया ना, यानी ये अल्फाज, इनको समझा लेना अगर मैंने किसी दिन पकड़ लिया ना, ये अल्फाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से इस्तेमाल किए गए। हैरत नहीं होगी अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, और एक लम्हे के लिए हैरत यहाँ पर होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बट व्हेन यू हेयर हिज नेम और आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से आए, किस तरीके से उन्हें लाया गया, किसके अहकामात पर वो आए, किस तरीके से पूरा एक गेम प्लान सेट करके लाया गया, तो फिर आपको हैरत नहीं होती। आपको समझ आती है कि निज़ाम इंसाफ की जब धज्जियां उड़ा दी जाएं, जब जजेस को उनके मेरिट्स के अकॉर्डिंग ही पोजीशन ना दी जाए, उनकी प्लेसमेंट्स ना की जाए, तो फिर ये तमाम तर मामला पेश आता है। यानी खातून वकील को वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, ईमान मज़ारी ने कहा कि अगर आपको लगता है, वैसे तो मैंने कोई काम नहीं किया जो तौहीन अदालत है, लेकिन अगर आपको लगता है तौहीन अदालत मुझ पर आप लगाएंगे तो बेशक आप कार्रवाई का आगाज करें। डिक्टेटर बेसिकली उनको कह दिया गया था, सरफराज डोगर साहब को। बेसिकली जो अदालती कंडक्ट है, अदालतें जिस तरीके से मामलात को और केसेस को चला रही हैं, निज़ाम इंसाफ को देख रही हैं, उस पर सवाल उठाया था। जो जस्टिस का जो इस वक्त तरीकाकार बन चुका है, उस पर सवाल उठाया गया था। ईमान मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि मुझे खुशी है कि एटलीस्ट डिक्टेटर जो लफ्ज़ है, इसको गाली समझा है सरफराज डोगर साहब ने। लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली एक बड़े लेवल के ऊपर तनकीद हो रही है। हामिद मीर साहब भी तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने बाकायदा ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया है कि इस किस्म के जो किरदार है, इस किस्म के जो चेहरे हैं, जब वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस निज़ाम के अंदर मौजूद होते हुए, देख लें इनको पकड़ लिया ना जिस दिन, इस किस्म के अल्फाज, धमकियाँ, सरेआम खुलेआम धमकियाँ, तो फिर अवाम के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। यानी ये लोग सबक भी नहीं सीखते। अभी नेपाल में देखें क्या हुआ। आज इस्लामाबाद माज़रत के साथ चीफ जस्टिस जो आपके सुप्रीम कोर्ट के उनके रजिस्ट्रार की जानिब से एक दरख्वास्त डाली गई और कहा गया है कि हर जज को रिटायरमेंट के बाद और उनकी बेवाओं को 3-3 पुलिस एहलकार दिए जाएं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो यानी सवाल है कि यहाँ पर आप बताएं कि आप लोग, जब आपके पास इतनी बड़ी एक कुर्सी होती है, जब आपको अल्लाह, देखिए इंसाफ करना अल्लाह की एक सिफ्त है, तो जब आपको इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी आपके इन कंधों पर डाली जाती है, आपको इंसाफ करने का कहा जाता है, तो आप इंसाफ क्यों नहीं करते? और आप इंसाफ करके लोगों को बाकायदा तौर पे लोगों से दुआएं लें। कल को अगर आप रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप अगर बाहर निकले, लोग आप लोगों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन वो क्यों नहीं किया जाता? बाद में इतना डरा जाता है। और ऑब्वियसली ये जो नेपाल की मिसाल है, नेपाल का तो हवाला हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में दिया। उन्होंने कहा ना ये लोग खुदा से डरते हैं, ना नेपाल जैसी मिसालों से सबक सीखते हैं, तो फिर आप लोगों को खौफ भी नहीं आता और फिर आप सबक नहीं सीखते। डर आप लोगों के अंदर जरूर इतना होता है। डर भी शायद अल्लाह का तो नहीं होता, यही होता है कि हमारा एंड पता नहीं क्या होगा, तभी अभी सिक्योरिटी और पुलिस ऑफिसर्स और क्या कुछ मांगा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर वाले मामले पर आपसे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो शेयर करनी है। अली अमीन गंडापुर बड़े अरसे से कहा जा रहा है कि वो किसी और के वज़ीर आला बन चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं ना, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान बुलाते हैं अडियाला जेल, गंडापुर नहीं जाते। अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डालते हैं, वो किस तरीके से डालते हैं, उसमें कितने लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं। क्या अली अमीन गंडापुर के पास वकला की पूरी जानी मानी टीम पीटीआई में मौजूद नहीं है? अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब अफगानिस्तान जाने के लिए कहते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब आए बाय शाये कर देते हैं, और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। उस पासपोर्ट की कहानी तो आगे चल के जरा डिटेल से बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की ट्वीट रीट्वीट नहीं कर सकते। उनको कहा जाता है ऑपरेशन रुकवा दें, वो ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते। अब तो खबर ये आ रही है कि एक केपी के अंदर एक जेल में मिलिट्री ट्रायल का कैदी मौजूद है, और उस कैदी का कोई प्यारा फौत हो गया, लेकिन जनाजे में जाने के लिए उसको पेरोल पर रिहाई नहीं मिल रही। डीसी जो है वो दस्तखत नहीं कर रहा, तो डीसी गंडापुर से यानी वजीर आला से ज्यादा मजबूत है। अली अमीन गंडापुर जब इतने कमजोर हैं, कुछ कर नहीं सकते, मैंने 5-6 काम गिनवाए, तो अली अमीन गंडापुर ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? अब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मेरे पास पासपोर्ट नहीं है,
9 मई को मेरे पासपोर्ट्स ब्लॉक हो गए थे। तो मैं अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता, लेकिन अगर इमरान खान मुझे कह रहे हैं तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर किस तरह जाएँगे जब पासपोर्ट ब्लॉक्ड है? गैर कानूनी तरीके से। यानी इमरान खान ने आज तक कब आपको गैर कानूनी, गैर आईनी काम करने को कहा है? हर बार आप क्यों जोड़ते हैं इमरान खान के नाम के साथ गैर कानूनी और गैर आईनी कामों को? आपका पासपोर्ट अगर 9 मई से ब्लॉक्ड है, तो 9 मई के बाद 8 फरवरी आया। 8 फरवरी को आप वज़ीर आला मुंतखब हुए। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद आपने हल्फ़ उठाया, तो मेरे और आप जैसे लोगों के पास ग्रीन पासपोर्ट्स होते हैं। अली में गंडापुर जैसे लोगों को रेड पासपोर्ट्स, ब्लू पासपोर्ट्स, ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जिस पर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सबसे एक सेंसिटिव और बड़े सूबे का यानी केपीके का वज़ीर आला कह रहा है कि उसका पासपोर्ट ब्लॉक्ड है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं आगे पीछे जा सकता। अब अचंभे की बात और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात, डिस्ट्रेस में जाए बंदा, परेशान हो, हँसे रोए, क्या करे कि पासपोर्ट एक सूबे के वज़ीर आला का ब्लॉक किसने किया हुआ है? स्टेट ने, रियासत ने। उसी स्टेट का नुमाइंदा यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अली में गंडापुर के पास भी जाते हैं, पेशावर में इकट्ठे बैठ के लोग साथ खाने भी खाते हैं, बाकायदा जनाजे भी अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अली में गंडापुर मीटिंग्स के अंदर भी कहीं भी ये बात नहीं, बावर नहीं कराते उन्हें कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक्ड है, इसको आप अनब्लॉक करें। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं इमरान खान के हवाले से, जब इमरान खान उन्हें कहते हैं आप अफगानिस्तान जाएं, तो कहते हैं मेरा पासपोर्ट ब्लॉक्ड है, लेकिन अगर फिर भी खान साहब की ताकीद है तो मैं जाऊंगा। आपने इससे पहले खान साहब की कौन सी ताकीद मानी? और इमरान खान आपको क्या कह रहे हैं कि बगैर पासपोर्ट के आप अफगानिस्तान जाए और सुक्की का सामना करें और पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाए? यानी आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आपका आया पासपोर्ट अगर ब्लॉक्ड है, तो आपने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अब तक क्यों नहीं बनवाया? क्या वो आपके पास नहीं है? और अगर नहीं बना, आपने ये बात कभी किसी अदालत के आगे रखी, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाया, आपने आज तक ये बात की, आप इतनी बढ़के मारते रहे, इतनी आप तकरीरें करते रहे, आज तक आपने ये बात तो रिकॉर्ड पर नहीं लाई कि आपका पासपोर्ट ही ब्लॉक्ड है। अब यहाँ पर अली में गंडापुर कहते रहे मैं 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा कराऊंगा। वो बातें, वो ठुस हो गया सारा बयानिया। गंडापुर ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के अंदर, मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात इमरान खान के हल करवाऊंगा एक अच्छे तरीके से और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। अब गंडापुर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ खुद ही अपने मामलात एस्टैब्लिशमेंट के साथ हल कर सकते हैं, तो वो भी आनिया बिठूस एक एक करके जितनी बढ़के मारी, हर खबर, जो भी आपने गप्पे मारी, वट एवर, जिस भी जोन में आप थे, जोन आउट हुए थे, वक्ती आपको पता नहीं क्या होता है, एक अजीब से आप स्टेटमेंट्स दे देते हैं, अगले दिन आप कुछ और, पल में तोला पल में माशा। तो अब अली में गंडापुर का किरदार खुलकर टोटली एक्सपोज हो चुका है और सामने आ चुका है। और यहाँ पर सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि अली बिन गंडापुर के हवाले से अब जुबैर अली खान और मुख्तलिफ सहाफ़ी ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि अली बिन गंडापुर मरियम नवाज से ज़्यादा करीब है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के, और अली बिन गंडापुर को बाकायदा एक उम्मीद दिलवाई गई है और एक होप दी गई है कि अगले वज़ीर आज़म आप हैं। और कहा जा रहा है कि अली बिन गंडापुर मोहसिन नकवी से इम्प्रेस्ड भी है कि वो इस निज़ाम के अंदर रहते हुए किस तरीके से चीज़ों को उन्होंने चलाया और वो इतना आगे तक पहुंचे। तो मैं भी निज़ाम के अंदर रहकर ही निज़ाम के सरकारों को, बॉसेस को राजी करके वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचूंगा। ये तो अली बिन गंडापुर की कहानी हो गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ आगे शेयर करनी है चीज़, वो इसराइल वाला मामला है। मैंने कल या परसों गालिबन अपने वीलॉग का आगाज़ इससे किया था कि चौधरी जो है ना, उससे दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, उससे दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती। अमेरिका यानी कि ट्रंप इस वक्त दुनिया का चौधरी है। आप उसके साथ लंच करें, ज़ुहराने करें, डिनर्स करें, कुछ भी करें, वो जब तक हज़म नहीं करवा लेगा, जब तक पूरा हज़म नहीं करा लेगा, जब तक वो आपको बाकायदा ठीक-ठाक टफ टाइम नहीं दे देगा, जब तक वो पीछे नहीं हटेगा। अब इस वक्त जो कहानी बनती है वो एक तो ये बनती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ डीसी में एक रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए तो सामने से नारे लगे फ्री फ्री पैलेस्टाइन। डोनाल्ड ट्रंप घूर रहे थे वो नारे लगाने वालों को, यानी अमेरिका के अंदर भी आवाज है, समझ आ रही है कि ह्यूमन राइट्स की किस तरीके से वायलेशन है, किस तरीके से हर घंटे में एक बच्चा शहीद हो रहा है और किस तरीके से अमेरिका इसराइल अपने बगल बच्चे को सपोर्ट कर रहा है और उनको बाकायदा फ्री हैंड दिया हुआ उसने ये सब करने के लिए। इसराइल जब हमला करता है कतर के ऊपर तो इसराइल हमला करके कहते हैं अमेरिका को हमने बता दिया था। अब जब पूरी दुनिया ने इसराइल पर तनकीद की, पूरी दुनिया ने जब इस पर कहा कि गलत हुआ, एक मुल्क की सॉवरेनिटी को हिट किया, तो इसराइल क्या कह रहा है? वो एग्जांपल दे रहा है पाकिस्तान की। वो कह रहे हैं कि जब ओबीएल यानी उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अमेरिका ने मारा, जब ऑपरेशन किया, जब हमला करके मारा गया, तब तो पूरी दुनिया खामोश थी, तब तो तनकीद नहीं की गई। पाकिस्तान भी इवन चुप रहा, उसने तनकीद नहीं की। तो यानी इसराइली वजीर आजम ने इसराइली सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी ले लिया और साथ ये भी कहा कि हम पूरी दुनिया में जहां जहां इसराइल के मुखालिफ जो सेंटिमेंट्स है वो पाए जाते हैं, जहां जहां इस किस्म की हरकतें होती है कि एंटी इसराइल जो है वो माइंडसेट है, वहां वहां हम उन लोगों का खात्मा करेंगे। बाकी ममालिक के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर आपके वजीर दिफा ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि आज गजा है तो कल सबकी बारी आएगी। ये जानते हैं कि अगर आज गजा है तो कल सबकी बारी आएगी, लेकिन ये जानने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। वो भी उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता तो उससे अगले दिन वो ईरान पर अपनी जारियत के साथ हमला कर देता है, उस ईरान पर जिसके साथ इसराइल लड़ा था, अमेरिका का बगल बच्चा। और अमेरिका उस पूरे थिंक टैंक का एक बॉस है जिसके अंदर इसराइल भी आता है और तमाम तर कहानी है। तो यानी आपकी खारजा पॉलिसी क्या है? आप जानते हैं कि आज गजा की बारी, कल हम सब की बारी।
لیکن آپ کی کوئی ڈیفائنڈ خارجہ پالیسی نہیں ہے، آپ کی کوئی ڈیفائنڈ فارن پالیسی نہیں ہے. آپ نے جس طریقے سے جو سب کچھ کر دیا ہے صرف وقتی خوش کرنے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ٹرمپ کو، اور اس کے بعد ہی خمیازہ کتنا بھگتنا پڑے گا. آپ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت کے جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کس طرح سے سوورینٹی کو ہٹ ہونے دیا، اور کس طریقے سے کاکول کے اتنا قریب اسامہ بن لادن مقیم تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور امریکہ کے حملہ کر کے بھی چلا گیا. یہ سوالات ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے، جو اس وقت کے حکمرانوں نے بھی نہیں کیے، جو کبھی نہیں کیے جاتے، جو آرمی چیف چلے جاتے ہیں ان سے، کہ ملک کا آخر ملک کی سوورینٹی کو ہٹ کیسے اتنے آرام سے ہونے دے دیا گیا. بہرحال کچھ مزید اپڈیٹس اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے بعد.